हेलो नमस्कार। इस चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं के यूनिवर्स चैनल। और आज के इस नए वीडियो में देखेंगे इम्तियाज़ अहमद जी के द्वारा लिखित बिहार स्पेशल का पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें, जिसमें कि हम लोग कवर किए थे बिहार के इतिहास के कुछ पार्ट। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसका फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो किस तरह का लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो हम लोग जो पढ़ लिए हैं वो है ये विषय सूची है। विषय सूची में हम लोग स्रोत ये सब पढ़ लिए हैं। आपका ऐतिहासिक काल का आरंभ, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उत्थान, मौर्य साम्राज्य। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मौर्योत्तर बिहार से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है यहाँ तक देख लिए हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो आर्थिक कारण नहीं है और ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर बिहार। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें आपको स्टडी मटेरियल, उसके बाद जॉब अपडेट्स, एडमिट कार्ड, रिजल्ट A to Z आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर बिहार। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो बी सही जवाब होगा शुंग वंश। शुंग वंश का शासनकाल कब से कब था? तो 185 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। अर्थात ईस्वी नहीं होगा, यह ईसा पूर्व होगा। 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। तो बी सही जवाब होगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा था। तीसरा नंबर में किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? सही जवाब सी है, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया था। पाटलिपुत्र पर एवं डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन में के समय हुआ था? तो डी सही जवाब होगा, शुंग वंश। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था तो 185 ईसा पूर्व में। ए ऑप्शन सही है। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था? तो सी सही जवाब है, पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो सी सही जवाब होगा, कान्व वंश। कान्व वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। कान्व वंश का संस्थापक था? तो डी सही जवाब है, वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कान्व वंश की नींव डाली। कान्व वंश की सत्ता समाप्त की किसने? तो आंध्र सातवाहनों द्वारा। कान्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो बी सही जवाब होगा, मित्र वंश। शुंग वंश के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो सी सही जवाब होगा, बोधगया। निरंजना नदी के किनारे अवस्थित है बोधगया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो डी सही जवाब होगा, अश्वघोष। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हर्जाने के रूप में वह वहां से अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। मगध पर शासन करने वाले राज्य वंशों का सही क्रम? तो पहले था सी सही जवाब होगा। पहला में आता है हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य, शुंग, कान्व। तो इतना आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग वंश के, नंद वंश के, ये सारा चीज़ आपको लिखना है और इसका टाइम पीरियड कब से कब था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI मार्क कर सकते हैं। शुंग वंश की राजधानी थी? तो डी सही जवाब है, पाटलिपुत्र। कान्व वंश की राजधानी थी? तो बी पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था कब? तो 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। ये सही जवाब है। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो ये सही जवाब होगा, अंग एवं मगध से। उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल है।
कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा किसका? तो बी सही जवाब है लिच्छवियों का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो डी सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था, तो बी सही जवाब होगा कनिष्क। अब देख लेते हैं गुप्तकालीन बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ? तो डी सही जवाब होगा पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था तो 319 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कहीं कहीं आपको 320 ईस्वी भी देखने को मिलता है। तो अगर 319 भी आए तो आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, दोनों नहीं दे सकता, ऐसा नहीं कि 319 और 320 दे देगा। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया गया था? तो सही जवाब होगा सी चंद्रगुप्त प्रथम। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाधीराज की उपाधि धारण की थी, तो ये सही जवाब होगा पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त संवत का भी प्रचलन किया। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है? तो बी सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है, तो बी सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये सही जवाब है पाटलिपुत्र। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो सी सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? सी सही जवाब है गुप्त वंश। ये देखिए बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? तो डी सही जवाब होगा कुमारगुप्त। बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई? तो सी अर्थात गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो सी सही जवाब होगा 3 साल के लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियाँ प्राप्त करना था। 13वें नंबर में है आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? सही जवाब होगा डी पाटलिपुत्र। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? तो डी अर्थात शाहाबाद से। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से? तो बी सही जवाब होगा सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं, यह किस काल के हैं? तो सी सही जवाब होगा गुप्त काल के। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो बी सही जवाब होगा गुप्त काल। तीरभुक्ति अर्थात आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था, कौन था? तो ये सही जवाब है गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, तो सही जवाब होगा ए नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो सी सही जवाब होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो सी सही जवाब होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। सही जवाब है सी फाहियान। गुप्त संवत का आरंभ होता है तो 320 ईस्वी से, सी सही जवाब है। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सी सही जवाब है समुद्रगुप्त को। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? सी सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो बी सही जवाब है हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो बी सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो डी सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो सी अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है हुनों का आक्रमण, दूसरा में प्रशासन का सामंती स्वरूप, तीसरा में कमजोर शासक, लेकिन आर्थिक संकट नहीं है ये कारण। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो डी सही जवाब है नरसिंह गुप्त के
शासनकाल में। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे। तो सी सही जवाब होगा, पहला दूसरा तीसरा अर्थात बराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। पाणिनि नहीं थे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पाणिनि किस के शासनकाल के दौरान वो थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त शासक। मगध के परवर्ती गुप्त शासक का संस्थापक था कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो बी सही जवाब है, कुमारगुप्त तृतीय। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो बी सही जवाब है, दामोदर गुप्त। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो डी सही जवाब है, माधव गुप्त को। हर्षवर्धन ने मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। तो सी सही जवाब है, आदित्य सेन ने किया था। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो ये सही जवाब है, आदित्य सेन। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था, कौन था? तो सही जवाब होगा बी, अर्थात जीवित गुप्त द्वितीय। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। तो कहाँ के शासक? कन्नौज के शासक। मगध के किस परवर्ती शासक को अल्पसंख्यक शत्रुओं का विजेता कहा है? तो सही जवाब होगा ये, कृष्णगुप्त को। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा सी, अर्थात पहले ए का दूसरा हो जाएगा। ये हर्षगुप्त की उपाधि वीर योद्धा, कुमारगुप्त की उपाधि महाराजाधिराज, जीवित गुप्त की उपाधि जो थी राजाओं में सिरमौर, और डी अर्थात आदित्य सेन की उपाधि थी परम भट्टारक महाधिराज। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। हर्षवर्धन, ये हर्षगुप्त का ये वीर योद्धा, कुमारगुप्त का महाधिराज, जीवित गुप्त को राजाओं में सिरमौर, आदित्य सेन को परम भट्टारक महाराजाधिराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो डी सही जवाब होगा, जीवित गुप्त। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। तो ये सही जवाब होगा, आदित्य सेन। मगध के किस परवर्ती सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग वेनसेंग भारत की यात्रा की? तो डी सही जवाब होगा, आदित्य सेन। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है तो क्या है? 13 के हो जाएगा आपका बी। और क्रम देख लेते हैं सही। तो कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, उसके बाद महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन। तो कृष्ण से स्टार्ट हुआ है, आदित्य सेन पे समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तोत्तर युग और बिहार, तो इसमें देख लेते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? तो सी सही जवाब होगा 673 ईस्वी में। इत्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया था? शिक्षा प्राप्त की थी। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो डी सही जवाब होगा, नालंदा। और ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा। चीनी और इसको नष्ट किसके द्वारा किया गया था? आगे हम लोग पढ़ेंगे। बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। ह्वेनसांग ने नालंदा विद्यालय में जो है 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो ये सही जवाब होगा सन 635 ईस्वी में। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था, कौन था? तो सी सही जवाब होगा, शशांक। शशांक कौन था? तो शशांक बंगाल का शासक था जो
क्रूर एवं धर्मांध था। अब देख लेते हैं पालकालीन बिहार। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो ये सही जवाब होगा धर्मपाल। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 तक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? सही जवाब होगा सी, पाल वंश। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो डी सही जवाब होगा भागलपुर। यह भागलपुर अर्थात पाथर घाट में स्थित था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था, तो कौन? ये सही जवाब होगा हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था, कौन? तो बी सही जवाब होगा देवपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है? तो ये सही जवाब होगा महायान। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? सी सही जवाब होगा देवपाल। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया? तो ये सही जवाब होगा धर्मपाल। किस शासक ने उदंतपुरी अर्थात बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो ये सही जवाब होगा गोपाल। किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो डी सही जवाब होगा पाल युग। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली विकसित हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी, कौन? तो बी सही जवाब होगा धीमन एवं बीठपाल की। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बीठपाल कहाँ के निवासी थे? सही जवाब होगा नालंदा। धीमन का पुत्र बीठपाल था। दोनों कहाँ के रहने वाले थे? तो नालंदा के। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं साक्ष्य में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है कहाँ? तो ये सही जवाब होगा नालंदा एवं कुकरीहार अर्थात गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बीठपाल समकालीन थे, किसके? तो डी सही जवाब होगा धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञापरमित और पंचरथ किस युग के हैं? तो सही जवाब होगा पाल युग के। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो डी सही जवाब होगा नालंदा से। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, तो ये अर्थात पाटलिपुत्र से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, तो डी सही जवाब होगा मगध को। संभवतः अंग पुंडवर्धन भुक्ति थे। पुंडवर्धन भुक्ति अंग को कहा जाता था और श्रीनगर भुक्ति जो है मगध को कहा जाता था। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो बी सही जवाब होगा नालंदा। मिथिला के कर्नाट वंश देख लेते हैं। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये सही जवाब होगा रामपाल। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो बी सही जवाब होगा नान्यदेव। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी, तो डी अर्थात सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, तो बी सही जवाब होगा हरि सिंह। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ कब हुआ? तो ये सही जवाब है 1378 ईस्वी तक। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो कर्नाट शासक के समय में, ये सही जवाब है। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था, तो बी सही जवाब होगा 1234 ईस्वी में आया था। इसको याद करने का सीधा है 1, 2, 3, 4 ईस्वी में तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था। कब आया था? 1234 ईस्वी में। बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो ये सही जवाब होगा नरसिंह देव। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री हैं, तो डी सही जवाब होगा बी एवं सी अर्थात धर्मस्वामिनी एवं मुल्ला तकियत है। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था, कौन था? तो बी सही जवाब होगा रामसिंह देव। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो बी सही जवाब होगा हरि सिंह देव।
पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? तो सी सही जवाब है हरि सिंह देव। मध्यकालीन बिहार को अब देख लेते हैं। बिहार में तुर्कों का आगमन। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बी सही जवाब होगा इब्ने बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय थी कौन सी? तो ये सही जवाब है बिहार शरीफ उदंतपुरी की। उसने बिहार शरीफ पर विजय 1198 में प्राप्त की थी। बख्तियारपुर नामक शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी के नाम पर कराया गया था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी कब? तो 1198 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। बी सही जवाब होगा बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। डी सही जवाब होगा। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक था कौन? तो बी सही जवाब होगा इंद्रयुम्न पाल। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था कौन? सी सही जवाब होगा लक्ष्मण सेन। बिहार के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो बी सही जवाब होगा 12वीं शताब्दी में। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे कौन? तो ये सही जवाब होगा मोमिन आरिफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो बी सही जवाब होगा ताज फकीह। अब देख लेते हैं सल्तनत कालीन बिहार। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करवाने वाला सुल्तान था। बी सही जवाब होगा इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था तो इल्तुतमिश था। ये सही जवाब होगा। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो सही जवाब होगा सी हिसामुद्दीन एवज को पराजित किया था। कब किया था? 1225 में। किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? डी सही जवाब होगा मुबारिज खां। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? सी सही जवाब होगा तुगलक काल में। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था तो बी सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो ये सही जवाब होगा दरभंगा अर्थात तिरहुत। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। सी सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी तो बी सही जवाब होगा बिहार शरीफ। बिहार शरीफ आधुनिक नालंदा जिले में स्थित है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो डी सही जवाब होगा तुर्कों ने दिया था। इस क्षेत्र में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी अतः उन्होंने इसे विहारों का प्रदेश कहा। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो तुगलक काल में पड़ा था। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में हुआ था? तुगलक काल में हुआ था। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में एक था। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है तो बी सही जवाब होगा बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो डी सही जवाब होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख ये होगा ए से मिलता है अर्थात बिहार शरीफ। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ? तो बी सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिला गया। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो बी सही जवाब होगा वैनवार वंश। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो सी सही जवाब होगा शिव सिंह। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं तो ये सही जवाब होगा तबकाते नासरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? तो ये सही जवाब है दरिया खान नुहानी। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था तो बी सही जवाब 13वीं शताब्दी में। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तो ये सही जवाब होगा तबकाते नासरी में।
किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर का नाम लिया है? तो बी सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने तिरहुत अर्थात तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे? तो बी सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो फिरोज शाह तुगलक। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे? तो सी सही जवाब होगा ए एंड बी अर्थात मलिक बया भी हैं और मजदूर मुल्क, इन दोनों ने प्रांतपति पद आसीन रहे थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर पर अपना राज्य विस्तृत किया? तो सी सही जवाब होगा सिकंदर लोदी। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो ये सही जवाब होगा मनेर। बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशिष्टता है? सी सही जवाब होगा सलामी दीवारें अथवा लंबू तरा गुंबद। चलिए आगे बढ़ते। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो बी सही जवाब होगा मुखदुम याहिया का, भी आई है। चेरो वंश एवं उज्जैनियों वंश के बारे में देख लेते हैं। पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजाति राज्य का उत्थान हुआ है? तो ये सही जवाब होगा खरवार। पाल सत्ता के पतन के बाद मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? तो बी सही जवाब होगा भार। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? सी सही जवाब होगा चेरो राज्य। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ? तो डी सही जवाब होगा पहला, चौथा, पांचवा अर्थात तुगलक, सूर और मुगल। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो ये सही जवाब होगा उज्जैनियों राज्य। चेरो शासकों को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया? सी सही जवाब होगा उज्जैनियों ने। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो ये सही जवाब होगा चेरो शासकों से। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था? तो ये चेरो वंश। पाल वंश के उपरांत चेरो वंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के जिलों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेलों की शुरुआत की? तो सी सही जवाब होगा फूलचंद। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो ए सही जवाब होगा उज्जैनी शासक। भोजपुर में उज्जैनी वंश का संस्थापक था कौन था? तो सी सही जवाब होगा संतन सिंह। संतन सिंह का मूल नाम देवराज था। यह उज्जैनी, डुबराव, बक्सर एवं जगदीशपुर में एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। कौन? तो संतन सिंह। भोजपुर के उज्जैनी शासकों की राजधानी रही थी? तो डी सही जवाब होगा उपयुक्त सभी अर्थात ढाबा, बिहटा, बक्सर, तीनों जगह रहा था। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो डी सही जवाब होगा बाघमल नहीं थे। संग्राम देव, राजा रामशाही और राजा नारायण मल, ये तीनों थे। चांद एवं मुंड जो चंडेश्वरी एवं मुंडेश्वरी नामक मंदिरों से जुड़े हैं, ये संबंधित हैं। तो ये सही जवाब है शाहबाद के चेर से। बिहार में अफगान राज्य। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी किसकी? तो नुहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो डी सही जवाब है दरिया खान नुहानी। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर इसे बिहार का प्रभारी बनाया गया। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था कौन? तो बी सही जवाब मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद खां लुहानी का असली नाम बहार खां था। इसने दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर बिहार का क्षेत्र सारण इत्यादि एक अन्य अफगानी नुसरत खां बंगाल के सुल्तान के अधीन था। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया? तो बी सही जवाब है जलाल खां। यह मोहम्मद शाह नुहानी का पुत्र था। अब देख लेते हैं सूर साम्राज्य अर्थात शेरशाह सूरी 1540 से 45 ईस्वी के बीच का साम्राज्य था। सूर वंश की स्थापना किसने की थी? शेरशाह। शेरशाह का बचपन का यह मूल नाम फरीद था। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी किसके ने? तो मोहम्मद नुहानी ने था। तो ये सही जवाब होगा। एक शेर मारने के उपलक्ष्य में उसे शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। सही जवाब होगा सासाराम की। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? तो बी सही जवाब होगा जलाल खां।
बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? तो डी सही जवाब सूरजगढ़ का युद्ध। शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? सी सही जवाब होगा ए और बी। चौसा का युद्ध, अब बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध जो 1540 में हुआ था। शेर शाह ने बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। कब? तो 1540 ईस्वी में। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? डी सही जवाब हो तारीख दाऊदी। शेर शाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत हुई? तो ये सही जवाब हो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? तो बी सही जवाब हो सहसराम। बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो डी सही जवाब हो दाऊद खां करारानी। शेर शाह का मकबरा है तो सहसराम में, जिसको कि सासाराम भी बोला जाता है। शेर शाह का मकबरा अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगर आप लोग इसको नहीं देखें तो इसको आप जाकर ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है देखने के लिए। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तो सी सही जवाब है तारीख दाऊदी। तारीख दाऊदी की रचना अब्दुल्लाह ने की। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया है? तो डी सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। फिर जब्त प्रणाली की शुरुआत की, सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग और रुपया का प्रचलन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में स्थित सासाराम रोहतास के किला का निर्माण करवाया किसने? तो शेर शाह ने। निम्न में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किए गए? तो सी सही जवाब हो इबादत खाना का निर्माण नहीं किया गया था, ये जो है अकबर के द्वारा किया गया था। और बाकी जो है देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड टैंक ट्रक रोड अर्थात सड़क के आजम, और उसके बाद किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा आरंभ, ये सब जो है शेर शाह के द्वारा किया गया था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था? तो सी सही जवाब है शेर शाह। सहस्राम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है शेर शाह सूरी का, हसन खासूर का, इस्लाम शाह का। तो ये जो मकबरा बना उसमें इन सभी का भी मकबरा आपको देखने को मिलेगा। शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो उपयुक्त में से सभी सही है। यह झील के मध्य में स्थिर अष्टकोणी आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो ये सही जवाब है शेर शाह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख वडन किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो सी सही जवाब होगा तीसरा चौथा, अर्थात शेर शाह के समकालीन और इस्लाम शाह के समकालीन। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला में अंतिम मकबरा है? तो डी सही जवाब होगा इस्लाम शाह का। शेर शाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी अर्थात प्रमंडल? तो 7 प्रमंडल थे। अभी बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं बिहार में। शेर शाह द्वारा पटना किले और नगर को बनाने में कितना व्यय हुआ? तो 5 लाख का खर्चा आया था। अब देख लेते हैं मुगल कालीन बिहार। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था कौन? तो अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया तो 1580 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो ये सही जवाब बाबर। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो बी सही जवाब हुमायूं। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो सी सही जवाब अकबर। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो सी सही जवाब होगा शाहजहां। मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें अर्थात प्रमंडल थी? तो सही जवाब होगा 7। अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो बी सही जवाब होगा राजा मानसिंह। किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो बी सही जवाब होगा राजा मानसिंह। किस मुगल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो ये सही जवाब होगा अकबर के समय। बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे प्राचीन अर्थात प्राचीन है कौन? तो ये सही जवाब होगा हाजीपुर की जामा मस्जिद।
राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ था? तो सही जवाब होगा सी, 1 करोड़। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल था, ये सही जवाब 1702 से 12। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों अर्थात प्रमंडलों की संख्या थी, तो सी सही जवाब 8। किस मुगल शासक ने के शासनकाल में खोखरा देश अर्थात छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई है? तो बी सही जवाब है जहांगीर। भी सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध रहा है? सी सही जवाब है अर्थात पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला में गुरु नानक, तीसरा में गुरु तेग बहादुर, चौथा में है गुरु गोविंद सिंह। तो ये सिख गुरुओं से घनिष्ठ संबंध थे। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? तो बी सही जवाब है फर्रुखसियर। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो बी सही जवाब है जहांगीर के शासनकाल में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ये सही जवाब होगा अकबर। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो सी से जवाब अकबर। राजा मान सिंह को रोहतास को अपनी राजधानी बनाया। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो बी सही जवाब होगा राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया? तो डी सही जवाब होगा औरंगजेब। पटना को अजीमाबाद नाम दिया? तो किसके पटना को अजीमाबाद नाम दिया? तो बी सही जवाब होगा राजकुमार अजीम ने। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है? डी सही जवाब होगा फर्रुखसियर। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये सही जवाब है फर्रुखसियर। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? सही जवाब होगा सी, बहादुर शाह द्वितीय प्रथम। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना? तो बी सही जवाब होगा मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है? तो डी सही जवाब होगा उपयुक्त में से सभी अर्थात सुजात खां, सईद खां और मुकर्रब खां। इन तीनों ने मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रह चुके थे। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो बी सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो डी सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो क्या? तो बी, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था? तो ये ऑप्शन सही होगा इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर जो है के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। तो सी सही जवाब होगा ए और बी। इसका निर्माण 1617 में हुआ था। यह बिहार में मुगल शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी वीरता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? सी सही जवाब होगा महेश ठाकुर। शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार था? तो डी सही जवाब होगा शाइस्ता खां। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो सी सही जवाब 1576 ईस्वी में। 1575 से 1576 ईस्वी में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया कौन? तो अकबर ने बंगाल और बिहार को। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो बी सही जवाब होगा 1733 ईस्वी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आधुनिक बिहार से। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा।
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या आप कुछ अलग टाइप के वीडियो, तो उस टॉपिक का नाम आप ज़रूर लिखें। मैं उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट बन सकता है उसको मैं लेकर आऊँगा। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। और इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। आप अगर सही से वीडियो को देखेंगे तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। पहला है कि कण्व वंश की जो है राजधानी क्या थी। कण्व वंश की राजधानी क्या थी। और दूसरा आपको बताना है कि गुप्त संवत कब से स्टार्ट हुआ था। तो ये 2 क्वेश्चन है, उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे आधुनिक बिहार, जो कि पार्ट 3 होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है जाकर ज़रूर देख लें। और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये सब, जो कि खास करके इम्तियाज़ अहमद जी का जो लिखा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और देश के नाम एक प्यारा सा नारा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय हिंद, जय भारत। आप अपना खूब ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।